तो जिंदगी में लो नो टेंशन, करो नो ड्रामा, जस्ट से हरे कृष्णा हरे रामा। चलिए शुरू करते हैं। आज बेसिकली अपन जो है मिसलेनियस प्रोविजन के सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है, अ प्राइवेट बैंक हैज नॉट फाइल्ड ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और रिपोर्टेबल अकाउंट। मतलब एसएफटीआर इसने फाइल नहीं कराए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो आपको पता है ड्यू डेट क्या होती है, अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 मई। अच्छा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने नोटिस इशू करा 1 अक्टूबर को कि भाई आप जो है 31 अक्टूबर तक फाइल कर दो। आपने फाइल करा अल्टीमेटली कब, 15 नवंबर को। अच्छा, पेनल्टी क्या दे रखी है 271 FA के अंदर। बेसिकली पेनल्टी ये बताती है कि 31 मई तक आपको फाइल करना था, आपने फाइल नहीं करा, तो जब जब तक बेसिकली आप फाइल करोगे तो 500 रुपये पर डे की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको नोटिस इशू कर देती है ये कहते हुए कि भाई आपको जो है क्या करना है, अपना एसएफटीआर फाइल करना है इस पर्टिकुलर डेट तक। अगर आपने उस पर्टिकुलर डेट तक फाइल नहीं करा तो उसके अगले दिन से जो है पेनल्टी आपकी डबल हो जाती है, बेसिकली 1000 रुपये पर डे। तो देखो, आपको जो है फाइल करना था 31 मई को, आपने फाइल नहीं करा, तो 1 जून से लेके बेसिकली 31 अक्टूबर तक। तो ये रहा, देखो 1 जून से लेके बेसिकली 31 अक्टूबर तक 500 रुपीज़ पर डे लगेगा। कितने दिन होते हैं, 153 डेज होते हैं, तो आपकी पेनल्टी हो गई 76,500। अब बेसिकली 31 अक्टूबर के बाद से लेके आपने जब तक फाइल कर दिया, बेसिकली 31 अक्टूबर के बाद से लेके 15 नवंबर 2024 तक आपकी पेनल्टी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कितनी हो गई, देखो 1000 रुपये हो गई। और एक नवंबर से लेके 15 नवंबर तक कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो आपकी पेनल्टी हो गई 15,000। टोटल हो गई 91,500। वेरी इजी। आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहा है। पीएलएस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक एनबीएफसी थी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करती है एंड रीपे कर देती है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। मतलब एक एनबीएफसी जो पैसा लेती है लोगों से, डिपॉजिट्स लेती है, फिर इंटरेस्ट के साथ पे कर देती है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर नोटेड फ्रॉम देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे पास जो है ये ट्रांजेक्शंस हुए थे, देखो क्या दे रखा है। मिस्टर ए करके एक इंडिविजुअल था, उसने जो है 1 मई 2020 को 15,000 रुपये जमा कराए बाय बियर चेक, मतलब कैश में जमा कराए। तो 15,000 जो है बेसिकली कैश में जमा कराए कब, 1 मई 2020 को। तो क्या कोई वॉल्यूशन हुआ, 269 एसएस के अंदर कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि अपन 20,000 तक का जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक बार अपन 269 एसएस देखें तो आपको रिपीट भी करा देता हूँ, रिवाइज भी करा देता हूँ कि 269 एसएस क्या कहता है। 269 एसएस मुझे ये बताता है कि भाई नो पर्सन शेल टेक और एक्सेप्ट एनी एलडीएस। मैं लोन नहीं लूंगा, डिपॉजिट नहीं लूंगा, स्पेसिफाइड सम नहीं लूंगा, अगर वो 20,000 उससे ज़्यादा है, 20,000 उससे ज़्यादा है तो कैश में नहीं लूंगा। ये कौन बताता है, 269 एसएस मुझे बताता है। तो एनबीएफसी ने देखो क्या कर रखा है, डिपॉजिट लिया है 15,000 का लिया है, तो 269 एसएस का वॉल्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि 20,000 या उससे ज़्यादा, 20,000 या उससे ज़्यादा होता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू लेना होता है। अच्छा, 20,000 से कम है तो आप क्या कर सकते हो, कैश में ले सकते हो। अच्छा, फिर देखो क्या दे रखा है। सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में ये आया कि भाई मिस्टर ए ने जो है क्या करा, 15,000 रुपये जमा कराए 1 मई 2020 को फॉर 48 मंथ्स बाय बियर चेक। अब फिर इसने क्या करा, 30 जून 2023 को वापस 15,000 रुपये कैश में जमा कराए, वापस 15,000 रुपये कैश में जमा कराए टू परचेज अ न्यू सर्टिफिकेट। मतलब उसने वापस जो है 15,000 डिपॉजिट कराया। अब देखो 269 एसेस मुझे ये बताता है कि भाई आप जो है कैश में लोन नहीं ले सकते, कैश में लोन नहीं ले सकते अगर लोन का अमाउंट क्या है, 20,000 या उससे ज़्यादा है। लोन का अमाउंट क्या है, 20,000 या उससे ज़्यादा है, या फिर जिस दिन आप क्या कर रहे हो, जिस दिन बेसिकली आप डिपॉजिट ले रहे हो, लोन ले रहे हो, जिस दिन बेसिकली आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो या फिर लोन एक्सेप्ट कर रहे हो, उस दिन पे आपने जो पहले से ले रखा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ड्यू। देखो क्या दे रखा है, ऑन द रेट ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सच एलडीएस एक्सेप्टेड अर्लियर इज रिमेनिंग अनपेड वेदर रिपेमेंट हैज फॉलन और नॉट अलोंग अमाउंट, या फिर एग्रीगेट अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, और या फिर अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट रिफर टू इन वन अबाउट टुगेदर विद द अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट रिफर टू इन पॉइंट नंबर 2 अबाउट। तो ये बेसिकली कह रहा है कि भाई आप 20,000 या उससे ज़्यादा का लोन नहीं ले सकते। अगर जिस दिन आप लोन ले रहे हो उस दिन आपने पहले से कोई लोन ले रखा है, वो अगर 20,000 उससे ज़्यादा का है तो, या फिर इन दोनों को मिला के 1 और 2 को दोनों को मिला के 20,000 उससे ज़्यादा है, तो आप जो है बेसिकली कैश में लोन या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपने देखो अपने केस में क्या हो रहा है, अपने केस में ये हो रहा है कि भाई जो मैं नेक्स्ट लोन ले रहा हूँ वो कितने का है, 15,000 का है। मतलब पहली वाली कंडीशन में तो फॉल नहीं कर रहा क्योंकि 20,000 उससे ज़्यादा का नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि भाई आपने जो ऑलरेडी लोन ले रखा है वो 20,000 उससे ज़्यादा का है, तो देखो ऑलरेडी जो मैंने लोन ले रखा है वो तो सिर्फ 15,000 का है। तीसरे केस क्या बोलता है कि दोनों को मिला के देखो, दोनों को मिला के, तो पहला जो 15,000 था, दूसरा जो 15,000 है, इन दोनों को मिला के क्या हो रहा है, 20,000 उससे ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड बार जो आपने 15,000 रुपये डिपॉजिट लिए हैं, सेकंड बार जो आपने 15,000 रुपये डिपॉजिट लिए हैं, वो 269 का एसेस क्या कर रहा है, वॉलिड कर रहा है। कहाँ पर फॉल कर जाएगा, ये थर्ड वाली कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, राइट। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है बेसिकली जिसने लोन लिया है, उस केस में जिसने लोन लिया है उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली 269 एसएस की पेनल्टी देनी पड़ेगी इस एनबीएफसी को। और पेनल्टी कितनी होती है, पेनल्टी होती है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन टेकन। अब देखो आंसर पढ़ो। देयर इज नो वॉल्यूशन ऑफ 269 एसएस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट ऑफ 15,000 बाय बियर चेक सिंस इट इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 20,000। लेकिन वॉल्यूशन अंडर 269 एसएस इज अट्रैक्टेड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सेकंड डिपॉजिट ऑन 30 जून, क्योंकि जिस दिन आप लोन ले रहे हो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग कितने का है, 15,000 है, एंड अनदर कैश डिपॉजिट 15,000 का क्या हो जाएगा, टोटल 30,000 हो जाएगा, जो 20,000 से ज्यादा का है। Therefore, penalty under 271D of a sum equal to the amount of deposit taken from A is attracted for the failure to comply with the provisions of 269 SS। कहानी समझ में आ गई ना।
बेसिकली 269 एसेस ने थोड़ा होलिस्टिकली चेक करा है। रटके मत चले जाना, रटके मत चले जाना कि सिर्फ 20 साल का 20 साल है उससे ज़्यादा का अगर आप लोन डिपॉजिट या फिर स्पेसिफाइड सम ले रहे हो तो 269 एसेस का वॉल्यूशन होगा। आपको जो है ये तीनों कंडीशन भी पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो समझ में आ गई होगी, जिस दिन आप लोन डिपॉजिट या फिर स्पेसिफाइड सम शॉर्ट में बोलेंगे एलडीएस, जिस दिन आप ले रहे हो एलडीएस उस दिन ऑलरेडी जो आपने ले रखा है वो 20 साल से ज़्यादा का है, या फिर जिस दिन आप ले रहे हो दोनों को मिला के ऊपर वाला फर्स्ट को और सेकंड दोनों को मिला के 20 साल उससे ज़्यादा का है तो भी आप जो है बेसिकली 269 एसेस का वॉल्यूशन नहीं कर सकते, राइट। तो आपने को पहली बात तो समझ में आ गई, ये वाला पॉइंट तो हो गया। अब देखो क्या दे रखा है, देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, मिस्टर ए ने क्या करा, प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए अप्लाई करा अगेंस्ट बोथ द सर्टिफिकेट। कौन कौन से सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट नंबर 1 15,000 का, सर्टिफिकेट नंबर 2 15,000 का। एंड कंपनी कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने पेमेंट करा 16,500 बाय बेयर चेक अगेंस्ट द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन 23 मार्च 2024 ड्यू अगेंस्ट द फर्स्ट सर्टिफिकेट। तो मिस्टर ने 15,000 जो जमा कराए थे 1 मई 2020 को, उसके बदले में जो है एनबीएफसी ने क्या करा 16,500 रुपये बेयर चेक के थ्रू पे कर दिए, मतलब अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स पे कर दिए। अच्छा सेकंड जो 15,000 उसने जमा कराए थे 30 जून 2023 को, उसके बदले में एनबीएफसी ने क्या करा 15,500 कैश में पे कर दिए ऑन 25 मार्च 2024 अगेंस्ट द सेकंड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो देखो एनबीएफसी ने दो बार पेमेंट कराया, एक तो पेमेंट कराया कब 23 मार्च 2024 को, और एक पेमेंट कराया कब, एक पेमेंट कराया आपने 25 मार्च 2024 को। अच्छा 269 टी का मुझे अब जो प्रोविजन है वो क्या कहता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 269 टी का मुझे प्रोविजन ये कहता है कि भाई कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो क्या रखा है, कोई बैंक, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रीपेमेंट नहीं कर सकती, किस चीज़ का, रिपेमेंट नहीं कर सकती लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांस का, अगर 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 अमाउंट ऑफ लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांस टुगेदर विद द इंटरेस्ट इफ एनी पेबल 20 साल उससे ज़्यादा का है तो। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी एलडीएस का रिपेमेंट नहीं कर सकती अगर 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 अमाउंट ऑफ एलडीएस पेबल विद इंटरेस्ट 20 साल उससे ज़्यादा का है, तो आप जो है 1 रुपये भी कैश में पे नहीं कर सकते। अब लाइन बाय लाइन पढ़ो। नो ब्रांच ऑफ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक और अ फर्म या फिर एनी अदर पर्सन शैल रिपे एनी लोन डिपॉजिट मेड विद इट और एनी स्पेसिफाइड एडवांस रिसीव बाइट इन कैश। आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते अगर अमाउंट ऑफ एलडीएस टुगेदर विद इंटरेस्ट पेबल 20 साल से ज़्यादा का है तो। अब देखो, अब देखो एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी को मिस्टर ए को कितना पैसा देना है, 16,500 देना है प्लस 15,500 देना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, एनबीएफसी ने जब क्या करा 23 मार्च 2024 को 16,500 को कैश में पेमेंट कर दिया, उस दिन पे एनबीएफसी को टोटल पैसा कितना देना था, 20,000 से ज़्यादा का देना था। तो बेसिकली 23 मार्च को जो है एनबीएफसी 1 रुपये भी कैश में पेमेंट नहीं कर सकती थी, कैश में रिपेमेंट नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने क्या करा 16,500 को कैश में रिपेमेंट कर दिया। तो ये जो 16,500 पे करा है ये 269 टी का वॉल्यूशन हो जाएगा, उसको क्या करनी पड़ेगी, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिपेमेंट पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये तो हो गया फर्स्ट रिपेमेंट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 23 मार्च को आपने 16,500 पे कर दिया, अब मिस्टर ए को जो है, अब मिस्टर ए को एनबीएफसी एनबीएफसी कितना ओन करती है, सिर्फ 15,500, तो 16,500 तो आपने रिपेमेंट कर दिया। तो सीधी सी बात यह है कि जब सेकंड रिपेमेंट है, सेकंड रिपेमेंट बोले तो 25 मार्च 2024 को जब एनबीएफसी क्या कर रही है 15,500 कैश में रिपे कर रही है, उस दिन पे अगर देखा जाए, उस दिन पे देखा जाए तो एनबीएफसी को सिर्फ और सिर्फ 15,500 पे करना था और आपने क्या करा 15,500 कैश में पे कर दिया। तो क्या जिस दिन रिपेमेंट करना था उस दिन टोटल अमाउंट पेबल 20 साल से ज़्यादा है, नहीं है, 20 साल से ज़्यादा है, नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो सेकंड बार रिपेमेंट हुआ है इसमें पेनल्टी अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे एमसीक्यू में टेस्ट कर सकता है ये। अब देखो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने फर्स्ट रिपेमेंट करा है, जो आपने क्या करा है फर्स्ट रिपेमेंट करा है, उसमें आपको जो है क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सो रिपेड। लेकिन जो आपने सेकंड रिपेमेंट करा है उसमें आपको जो है पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सेकंड रिपेमेंट आप कर रहे हो उस दिन पे मिस्टर ए की जो टोटल लाइबिलिटी है वो 20,000 से कम है, तो सेकंड रिपेमेंट में कोई भी वॉल्यूशन नहीं है, सेकंड रिपेमेंट में कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वॉल्यूशन। ओके, so the provisions of 269T will be attracted at the time of first repayment of bearer check even if the certificate is held by Mr. in the joint name। अभी देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, इसने कहा कि भाई आप जो है इनकम टैक्स प्रोविजन बताओ, और फिर इसने क्या कहा, एंड कंसिक्वेंट पेनल्टी फॉर ईच ट्रांजेक्शन, विल इट मेक एनी डिफरेंस अगर सर्टिफिकेट्स वर हेल्ड बाय मिस्टर ए विद इट्स वाइफ मिसेस ए जॉइंटली वाइल पेइंग बैक इन कैश और बेयर चेक। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये रिपेमेंट हो रहा है, जब ये रिपेमेंट हो रहा है तो क्या आंसर चेंज होगा, अगर जो रिपेमेंट है वो कौन ओन करता है, मिस्टर ए अलॉन्ग विद मिसेस ए, तो हम कहेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर ए और मिसेस ए जॉइंटली अगर क्या कर रहे हैं इस पैसे को होल्ड कर रहे हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जो है पेनल्टी फिर भी अट्रैक्ट होगी। क्यों अट्रैक्ट होगी, तो अपन ने देखो प्रोविजन भी पढ़ रखा है, अपन ने प्रोविजन पढ़ रखा है, देखो ये रहा, अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच लोन डिपॉजिट हेल्ड बाय सच पर्सन विद द ब्रांच ऑफ दिस इन हिज ओन नेम और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन। तो हम बेसिकली ये भी देखते हैं कि भाई आप खुद के नाम पे क्या होल्ड कर रहे हो, प्लस जॉइंटली जो भी आपने होल्ड कर रखा है सबका सम मिला के हम ये देखेंगे 20 साल उससे ज्यादा का है तो। अब करंट केस में क्या हो रहा है, जब पहला रिपेमेंट हो रहा है, कब पहला रिपेमेंट हो रहा है, जब पहला रिपेमेंट हो रहा है 23 मार्च 2024 को, जब पहला रिपेमेंट हो रहा है 23 मार्च 2024 को,
तो उस दिन मिस्टर ए अलॉन्ग विथ इट्स वाइफ मिसेज ए कितना ओन कर रहे थे, 20 साल या उससे ज़्यादा का ओन कर रहे थे, तो उस केस में क्या होगा, अगेन पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन सेकंड केस में जब सेकंड रिपेमेंट हुआ है तो बेसिकली टोटल अमाउंट पेबल कितना है, सिर्फ और सिर्फ 15,500 है, 20 साल से कम है। इसका मतलब ये है सेकंड रिपेमेंट में जो है आपका कोई वॉल्यूशन अट्रैक्ट नहीं होगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से वापस समझ लेना। इसके लिए आपको 269 एसएस एंड टी की अच्छे से होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए। रट के मत चले जाना बस 20 साल की लिमिट याद कर लियो चलेगा एग्जाम में, तो मेन खतरनाक कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्डर फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 वाज पास्ड बाय द एओ एज पर 143 सबसेक्शन 3, बट द टाइपिस्ट, जो टाइपिस्ट है उसने ऑर्डर में क्या कर दिया, गलती से असेसमेंट ये लिख दिया क्या 21-22। तो देखो असेसमेंट ईयर था 22-23, लेकिन टाइपिस्ट ने गलती से क्या लिख दिया, टाइपिस्ट ने गलती से लिख दिया असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब क्या है, टाइप क्लरिकल एरर है। अब देखो जो एसएससी है, जो एसएससी है वो क्या बोलता है, एसएससी बोलता है कि भाई ये वैलिड नहीं है, सेम इज नॉट वैलिड। एसएससी बोलता है कि भाई ये वैलिड नहीं है, जो आपने ऑर्डर पास करा है वो गलत है, ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग क्लरिकल इन नेचर, डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील्स। ठीक है, तो आपको ये चीज पता है, सेक्शन आपने 292 बी पढ़ रखा है। 292 बी क्या कहता है, देखो, नो रेंसो, RANSO, RANSO, रेंसो का मतलब क्या है, नो रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट, नोटिस, समन, ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्डर शेल बी इनवैलिड। तो नो रेंसो शेल बी इनवैलिड, तो रेंसो को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, रेंसो को इनवैलिड नहीं माना जाएगा अगर उसके अंदर क्या है, डॉम है, डिफेक्ट, ओमिशन या फिर मिस्टेक है। तो देयर इज अ डॉम इन सच रेंसो, अगर सच डॉन, अगर सच रेंसो, अगर सच रेंसो इज इन सब्सटेंस, देखो क्या देखा है, इज इन सब्सटेंस एंड इफेक्ट इन कंफर्मिटी विद एंड अकॉर्डिंग टू द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। तो बेसिकली 292 भी हमें ये कहता है कि भाई रेंसो इनवैलिड नहीं होगा अगर उसके अंदर क्या है, क्लरिकल नेचर की एरर है, लेकिन वो इन सब्सटेंस एंड इन इफेक्ट कंफर्मिटी है विद एंड अकॉर्डिंग टू द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ दैट। मतलब बेसिकली छोटा मोटा क्लरिकल एरर है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर इन सब्सटेंस वो ऑर्डर जो है एकदम परफेक्ट है तो उस केस में जो है आपकी जो रेंसो है उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर द टाइपोग्राफिकल एरर इन द असेसमेंट ऑर्डर एज टू द असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर डज नॉट मेक, क्या दे रखा है, does not make the same invalid unless established otherwise accordingly the action of CIT appeals in not accepting the claim is valid। ठीक है ना, तो एसएससी बोलता है कि भाई देखो जो आपने ये ऑर्डर पास करा है इसमें आपने असेसमेंट ईयर गलत लिख रखा है, फिर एसएससी क्या बोलता है कि भाई ऑर्डर ही खराब है, ऑर्डर ही गलत है। तो हम उसको क्या बताएंगे, हम उसको 292 बी बताएंगे और ये कहेंगे कि भाई रेंसो को आप इनवैलिड नहीं मान सकते। रेंसो का मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट, नोटिस, ठीक है, समन या फिर कोई भी ऑर्डर। तो रेंसो को इनवैलिड नहीं माना जाएगा अगर उसमें क्या है, कोई टाइपोग्राफिकल एरर है या फिर डॉम है, मिस्टेक डिफेक्ट या फिर ओमिशन है। ठीक है, तो अगर रेंसो के अंदर डॉम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिड हो गया, अगर वो क्या है, अगर वो इन सब्सटेंस एक सही ऑर्डर पास हुआ है तो उसको जो है इनवैलिड नहीं माना जाएगा। वेरी इजी, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है, ये लोग कह रहे हैं कि भाई प्रोसीडिंग आप इनिशिएट नहीं कर सकते अनलेस अ प्रॉपर नोटिस टू दिस इफेक्ट हैज बीन सर्व्ड अपॉन। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से पहले प्रॉपर नोटिस इशू करना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब मोड क्या क्या है नोटिस इशू करने के, भाई देखो आप नोटिस जो है कुरियर के थ्रू भेज सकते हो। आप नोटिस क्या कर सकते हो, देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, कुरियर के थ्रू भेज सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट ये बता रखा है, इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तीसरा पॉइंट देखो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब मेल वेल कर सकते हो। और चौथा पॉइंट क्या कह रखा है, बाय एनी अदर मींस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज मे प्रोवाइडेड। तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई आप नोटिस किस किस तरह से दे सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अजमन राधे 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 गोविंदा राधे। राधे, ठीक है, तो आप कुरियर के थ्रू भेज सकते हो। अदर मोड्स बोले तो जो प्रिस्क्राइब्ड है। हम्म, या फिर आप जो है क्या कर सकते हो, बाय एनी मोड एज प्रिस्क्राइब्ड इन सीआरसीपी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नोटिस वोटिस भेज सकते हो। अब ये कहना चाह रहे हैं सेकंड पॉइंट, भाई अगर आप क्या हो, एक डिसॉल्व फर्म हो, अगर आप एक डिसीज्ड पर्सन हो या फिर आप एक पार्टीशन एचयूएफ हो, तो नोटिस किसको भेजा जाएगा, नोटिस किसको भेजा जाएगा। ऑलराइट, तो देखो क्या दे रखा है कि भाई अगर आप एक डिसॉल्व फर्म हो, आपकी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, तो नोटिस किसको जाएगा, एनी पर्सन हु वाज द पार्टनर इमीडिएटली बिफोर डिसोल्यूशन, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनर नहीं होना चाहिए। अगर आप डिसीज पर्सन हो, मर गए, आप मर चुके हो, तो आपके लीगल हायर्स को नोटिस जाएगा। और अगर आप एक पार्टीशन एचयूएफ हो तो किसको जाएगा, लास्ट मैनेजर ऑफ एचयूएफ। और अगर वो मर चुका है देन ऑल द अडल्ट मेंबर ऑफ द एचयूएफ। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 मुझे ये बता रहा है कि प्रोसीडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, आप जो है या तो खुद अटेंड कर सकते हो, अटेंडेड बाय द एसएससी इन पर्सन, या फिर अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से क्या कर सकते हो, प्रोसीडिंग को अटेंड करा सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी 5 पर्सन को जो है
किसी भी 5 पर्सन के आप एग्जाम्पल दो विच कैन बी ट्रीटेड एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी 5 पर्सन के आपको क्या देने हैं, एग्जाम्पल बताने हैं। देखो तो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, आपका रिलेटिव या फिर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी आपका क्या हो सकता है, एआर हो सकता है। लीगल प्रैक्टिशनर आपका एडवोकेट क्या हो सकता है, आपका एआर हो सकता है। सीए जो है आपका क्या हो सकता है, बेसिकली एआर हो सकता है। या फिर ऑफिसर ऑफ द शेड्यूल बैंक विथ विच द एसएससी मेंटेन्स अ करंट अकाउंट और एज रेगुलर डीलिंग्स, या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसने अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन पास करी है रिकग्नाइज इन दिस बिहाफ बाय सीवीडीटी। तो ये लोग क्या बन सकते हैं, आपके एआर बन सकते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द एओ कैन रिजॉर्ट टू प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, ऑल्सो स्टेट द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द अटैचमेंट शैल टेक प्लेस। मतलब अपने को क्या करना है, अपने को बेसिकली प्रोविजनल अटैचमेंट के प्रोविजन समझाने हैं। आ जाओ प्रोविजनल अटैचमेंट के आपको प्रोविजन बताते हैं। देखो ये रहा 281 भी अपने को क्या कहता है कि भाई एओ इज एम्पावर्ड टू प्रोविजनली अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। एओ क्या कर सकता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोविजनली अटैच कर सकती है। क्यों कर सकती है, ताकि रेवेन्यू का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एओ को लगता है कि भाई आप पैसा नहीं दे पाओगे, तो वो क्या कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर देगी। तो आपकी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच हो सकती है बाय ऑर्डर इन राइटिंग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ असेसमेंट या रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग ऑफ एनी इनकम विच इज एस्केप्ड असेसमेंट, या फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी अंडर 271 एडी वे द अमाउंट ऑफ पेनल्टी 2 करोड़ से ज्यादा है। तो इन दो पर्टिकुलर केस में क्या, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी असेसमेंट या रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग ऑफ एनी इनकम विच इज एस्केप्ड असेसमेंट, या फिर फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी अंडर 271 एडी। तो अगर आपकी असेसमेंट या रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग है, या फिर आप पे 271 एडी की पेनल्टी लगी है और पेनल्टी जो है 2 करोड़ से ज्यादा की है, तो एओ क्या कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है। तो अगर आप बाद में पेमेंट नहीं करोगे तो एओ क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को बेच देगा। लेकिन जो प्रोविजनल अटैचमेंट वो वैलिड कब तक रहेगा, देखो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। टाइम को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन टोटल पीरियड ऑफ एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड 2 ईयर्स। 2 ईयर्स और 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट व्हिचएवर इज लेटर। तो ये तो हो गया वैलिडिटी कि भाई प्रोविजनल अटैचमेंट कब तक वैलिड रहेगा। आपने को बेसिकली बस इतना सा बताना है। इन लोगों ने क्या कहा कि भाई आप जो है सर्कमस्टेंस एक्सप्लेन करो, सर्कमस्टेंस एक्सप्लेन करो अंडर विच द एओ कैन रिसोर्ट टू प्रोविजनल अटैचमेंट, अपन ने बता दिया। फिर हमने बता दिया कि भाई टाइम पीरियड, हमने बता दिया कि भाई टाइम पीरियड क्या है प्रोविजनल अटैचमेंट का, तो हमने बता दिया 6 महीने। और उसको एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना रहेगा, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स और 2 ईयर्स और 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट व्हिचएवर इज लेटर। फिर देखो क्या कह रहा है, फिर अपने को ये बता रहा है कि क्वेश्चन कहाँ गया, व्हेन कैन एन एओ रिवोक द प्रोविजनल अटैचमेंट। भाई वो रिवोक कब कर देगा प्रोविजनल अटैचमेंट, देखो क्या दे रखा है। भाई एओ जो है रिवोक कर सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट को अगर आप एसएससी और आप क्या करते हो, आप जो है बैंक गारंटी दे देते हो। देखो वेयर द एसएससी फर्निशेस अ गारंटी फ्रॉम द शेड्यूल बैंक फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी। तो आपकी जो प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू तक की अगर आपने बैंक गारंटी दे दी है, किसको, डिपार्टमेंट को, किसको, एओ को, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है एओ आपका प्रोविजनल अटैचमेंट रिवोक कर देगा। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें समझानी है, ठीक है, ये वाली चीज समझानी है इस क्वेश्चन में। हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको समझाया वही लोगों ने इधर दे रखा है, आप पढ़ लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है, मिस्टर विश्वास स्टॉक ब्रोकर, ये क्या था, एक स्टॉक ब्रोकर था। उसने इनकम टैक्स का कुछ पेमेंट नहीं करा, उसने क्या नहीं करा, इनकम टैक्स का कुछ पेमेंट नहीं करा। और द असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा, उसका मेंबरशिप कार्ड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज अटैच कर लिया अंडर 281 में। क्या कर लिया, 281 में अपन प्रोविजनली अटैच कर लेते हैं प्रॉपर्टी को, तो मेंबरशिप कार्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इसने क्या करा, जो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने मिस्टर विश्वास का मेंबरशिप कार्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज प्रोविजनली अटैच कर लिया। मिस्टर विश्वास क्या बोलता है, मिस्टर विश्वास देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर विश्वास बोलता है कि भाई मेंबरशिप कार्ड ट्रांसफरेबल नहीं है एंड उसकी पर्सनल एसेट नहीं है। मिस्टर विश्वास बोलता है कि भाई जो ये मेंबरशिप कार्ड है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, आप इसको अटैच नहीं कर सकते। तो अपन क्या बताएंगे, अपन बिल्कुल बोलेंगे कि भाई सही बात है, आप जो है क्या नहीं कर सकते, मेंबरशिप कार्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को प्रोविजनली अटैच नहीं कर सकते। और ये अपने नोट्स में भी लिख रखा है अपन ने। हाँ जी, तो अपन ने क्या देख लिया कि भाई मेंबरशिप कार्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, इसको आप प्रोविजनली अटैच नहीं कर सकते। आप इसका आंसर पढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है, द राइट ऑफ मेंबरशिप इज नॉट अ प्राइवेट एसेट एंड इट इज मेरली अ पर्सनल प्रिविलेज ग्रांटेड टू द मेंबर। ये ट्रांसफरेबल नहीं है एंड इनकेपेबल ऑफ एलिनेशन बाय द मेंबर और इज एलआर except to the limited extent provided in the rules and regulation of the stock exchange and subject to the fulfillment of conditions prescribed by the stock exchange. The nomination, even if permitted, is subject to the rules and is not automatic. The right of nomination is vested in the stock exchange absolutely in the case of death of or default of the member. Thus, membership card is not the property of the SEC and therefore cannot be attached under 281. It has been so held by the Apex Court in the case of Stock Exchange Ahmedabad. तो बेसिकली मोटा मोटा आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो मेंबरशिप कार्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। बेसिकली एक तरह का बस आपको राइट दिया गया है, आपको एक तरह का राइट दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज का। तो आपकी ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसको अटैच करके एओ आपकी जो है रिकवरी नहीं कर सकता। इजी है, आगे बढ़े अपन। तो अपना बेसिकली क्वेश्चन नंबर बेसिकली 7 हो गया। आ जाओ 8 पे। देखो 8 में क्या बोल रहा है, एसएससी हैज क्रेडिटेड अ सम ऑफ 50,000 इन कैश इन द अकाउंट ऑफ मदन सेट टू रिप्रेजेंट अ लोन ऑब्टेन फ्रॉम हिम।
एसएससी ने अपनी बुक में एक एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मदन, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मदन की अपन ने एंट्री पास करी 50,000 की। अच्छा, एओ जो है, द असेसिंग ऑफिसर हैविंग गॉन इनटू द जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन डिसबिलीव द स्टोरी ऑफ लोन एंड ट्रीटेड द सम ऑफ 50,000 एज इनकम ऑफ द एसएससी फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज। एओ ये कहता है कि भाई देखो मैं इसको लोन नहीं मान रहा, एओ क्या कह रहा है कि भाई मैं इसको लोन नहीं मान रहा, और उसने क्या करा, उसने जो है क्या निकाल दिया, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज इनकम की तरह इसको ट्रीट कर लिया। ठीक है, तो एओ जो है बेसिकली इसको लोन नहीं मान रहा। अच्छा, एओ ने इसको लोन नहीं माना, लेकिन उसने क्या करा, उसने जो है 271 डी में पेनल्टी लगा दी 60,000 की, 271 डी में 60,000 की पेनल्टी लगा दी। अच्छा, 271 डी में क्या होता है, 271 डी में पेनल्टी लगती है फॉर द पर्पस ऑफ वॉल्यूशन ऑफ 269 एसएस, और 269 एसएस मुझे ये कहता है कि भाई आप किसी पर्टिकुलर डे पे 20 साल या उससे ज्यादा का जो है लोन एक्सेप्ट नहीं कर सकते कैश में। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि भाई एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द लेवाई। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली चीज ये है कि भाई 271 डी में जो पेनल्टी लगती है वो अप टू द अमाउंट ऑफ लोन लगती है, तो पेनल्टी जो आपने 60,000 की लगाई है वो तो गलत है। नंबर 2 चीज ये है कि अगर आपको 271 डी के अंदर पेनल्टी लगानी है तो आपको जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एंड नंबर थ्री अपन ये बताएंगे एओ को कि भाई देख एओ, तूने क्या कर रखा है, 50,000 को अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इनकम मान लिया, और फिर तू उसको जो है लोन भी मान रहा है, तो दो काम नहीं कर सकता, तो दोगला नहीं कर सकता, तो दोगलापन नहीं कर सकता। ठीक है, ये दोगलापन है, अश्नीर गोवर वाला ये दोगलापन है। ये वो जो है दोगलापन नहीं कर सकता, वो जो है बेसिकली इसको अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इनकम नहीं मांग सकता और लोन साथ साथ नहीं मांग सकता। मतलब बेसिकली एओ के पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि भाई या तो उसको वो अनडिस्क्लोज सोर्सेज की इनकम मान ले या उसको लोन मान ले, दोनों नहीं मान सकता। तो अगर फॉर एग्जांपल उसने क्या मान लिया, इसको इनकम मान लिया फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, तो ये लोन नहीं है, और अगर लोन नहीं है तो उस केस में 269 एसएस अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, 269 एसएस अट्रैक्ट नहीं होगा, एंड देयरफॉर पेनल्टी 271 डी के अंदर नहीं लगेगी। तो जो मैंने आपको बताया वही देखो इधर लोगों ने बता रखा है कि सबसे पहली चीज जो 271 डी के अंदर पेनल्टी होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन टेकन। देखो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है, 50,000 की लग सकती है, और आप जो है 60,000 की पेनल्टी लगा रहे हो, ये तो गलत बात है। दूसरी चीज देखो क्या दे रखा है, दूसरी चीज मुझे ये दे रखा है कि भाई जो पेनल्टी है वो कौन लगाएगा, जॉइंट कमिश्नर लगाएगा, पेनल्टी जो है जॉइंट कमिश्नर लगाएगा। हैंस अनलेस द एओ हैपेंस टू बी द जॉइंट कमिश्नर द लेवी ऑफ पेनल्टी इनवैलिड। तो बेसिकली पेनल्टी जो है बेसिकली जॉइंट कमिश्नर लगाएगा। थर्डली देखो क्या दे रखा है, the AO cannot on the one hand treat the loan as undisclosed income of the SEC and on the other hand treat it as loan for the purpose of 269 SS। मतलब AO जो है दोगलापन नहीं कर सकता, AO या तो इसको लोन मानेगा या फिर अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इनकम मानेगा, दोनों चीजें थोड़ी करेगा। तो सच अ ट्रीटमेंट विल बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, सच अ ट्रीटमेंट विल बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो द मोमेंट द 50,000 को हमने क्या मान लिया, अनडिस्क्लोज इनकम मान लिया है, वो लोन नहीं माना जाएगा और पेनल्टी नहीं लगेगी 271 डी के अंदर। लॉजिकली कहानी समझ में आ रही है ना। तो या तो आप क्या करो, या तो इसको लोन ट्रीट करो या तो आप जो है अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इनकम ट्रीट करो, दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते, दोनों जो है बेसिकली एक साथ आप नहीं कर सकते। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है। मिस्टर राजीव इज अ रिटेल ट्रेडर एंड उसकी टोटल इनकम फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स 8 लाख से 10 लाख के बीच में है। उसने अपनी क्या करी, 25वीं वेडिंग सेरेमनी, 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी को जो है लार्ज स्केल पे क्या करा, सेलिब्रेट करा, जिसमें उसने क्या करा, 30 लाख का खर्चा करा। ये वो बोलता है कि भाई तेरी तो इनकम पिछले कुछ सालों में 8 लाख से 10 लाख है, तूने अचानक 30 लाख का खर्चा कहाँ से कर दिया। द एओ इन द कोर्स ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट ऑफ मिस्टर राजीव आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर। एओ ये बोलता है कि भाई तू मुझे ये बता कि भाई तूने खर्चा करा कहाँ से है, तेरे पास इनकम कहाँ से आई इतनी। एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय मिस्टर राजीव क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय मिस्टर राजीव वाज नॉट फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी बाय द एओ सिंस कपल ऑफ इयर्स अगो ही हैड स्पेंट टू द ट्यून ऑफ 60 लाख ऑन द ग्राउंड ऑफ वेडिंग सेलिब्रेशंस ऑफ हिज डॉटर। तो एओ ये कहता है कि भाई तेरी हर साल की इनकम 8 से 10 लाख है, तूने कुछ साल पहले ही अपनी दूसरी बेटी की शादी करी थी, उसमें तूने 60 लाख खर्च कर दिए, अब तू वापस जो है 30 लाख खर्च करा है, इतनी तो तेरी इनकम ही नहीं है, तू खर्च कहाँ से कर रहा है, तो मुझे जो है एक्सप्लेनेशन दे। तो मिस्टर राजीव ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एओ को जो है जमता नहीं है, जमा नहीं, वो बोलता है नॉट सेटिस्फैक्टरी। अब क्या होगा, तो आपको पता है कि भाई ये क्या मान लिया जाएगा, ये बेसिकली अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा अंडर 69C। ठीक है, और इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर आपको जो है बेसिकली 78% की पेनल्टी 78% का टैक्स देना पड़ेगा अंडर 115 BBE। अच्छा, ये जो आपने एक्सपेंडिचर, ये जो आपका अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर है, इसका आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, इसका क्रेडिट बोले तो इसका आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। देखो शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, और फिर क्या होगा, कोई भी बेसिक एग्जामेशन नहीं मिलेगा, कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो हमने क्या मानी आपकी अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर, हमने आपकी जो अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर है उसको 115 BBE में आपकी जो है अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इनकम मान ली है। तो इस इनकम में से आपको कोई भी बेसिक एग्जामेशन नहीं मिलेगा, कोई भी खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा। और 271A के अंदर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी होती है, 10% ऑफ द टैक्स पेबल अंडर 115 BBE। तो आपको एक तो टैक्स पे करना है 78% का, पेनल्टी पे करनी है 10% ऑफ टैक्स पेबल, लेकिन पेनल्टी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, पेनल्टी आपको पे करने की जरूरत नहीं है कब, देखो नो पेनल्टी वुड बी लेवाइड ऑन सच इनकम टू द एक्सटेंट द सेम हैज बीन इंक्लूडेड बाय द एसएससी इन द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड अंडर 139। अगर एसएससी क्या करता है, इस अनडिस्क्लोज इनकम को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में दिखा देता है, एंड जिस पे जो भी टैक्स बनता है बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर
बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या कर देता है, सरकार को टैक्स पे कर देता है, तो पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। तो 115 बीबी के अंदर सेक्शन 69 सी जो अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या मान लिया जाता है, अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इनकम मानी जाती है, उस पर आपको 78% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, जो भी आपका टैक्स अमाउंट आता है उसकी 10% आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी अंडर 271 AAC। आपको पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपने क्या करा है, इस अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम को अपने रिटर्न ऑफ इनकम में दिखा दिया है, और उस पर जो भी टैक्स है वो देखो क्या करा है, वो ऑन और बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर 31 मार्च के पहले आपने जो है उसका टैक्स पे कर दिया है, तो आपकी जो है हम पेनल्टी नहीं लेंगे। वेरी इजी। आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले 11 12 कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट ही क्वेश्चन है, चलो बढ़िया है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे ये बता रहा है कि भाई मिस्टर आनंद द रेसिडेंट ऑफ बेंगलोर, उसकी दो हाउस प्रॉपर्टी थी। उसकी क्या थी, दो हाउस प्रॉपर्टी थी, एक थी बेंगलोर में और एक थी जयपुर में। ठीक है, उसकी दो हाउस प्रॉपर्टी थी, एक थी बेंगलोर में और एक थी जयपुर में। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो अपन कहाँ थे, अपन ये थे कि भाई जो मिस्टर आनंद है वो बेंगलोर का रेसिडेंट है, उसकी दो प्रॉपर्टीज थी, एक थी कहाँ पर बेंगलोर में और एक थी कहाँ पर जयपुर में। एक थी बेंगलोर में और एक थी जयपुर में। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब बड़ी ध्यान से मेरी बात समझना। जो जयपुर में हाउस प्रॉपर्टी थी उसने अप्रैल 1998 में खरीदी थी, और बेंगलोर की हाउस प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी मई 2008 में। अच्छा, मिस्टर आनंद ने क्या करा, मिस्टर आनंद ने अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी है जयपुर में वो अपने बेटे को गिफ्ट कर दी थी। कब गिफ्ट करी थी, देखो गिफ्ट करी थी 2002 में, जब उसका बेटा क्या था, जब उसका बेटा बेसिकली 10 साल का था। तो मैं इधर लिख लेता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए कि जो अपनी जयपुर की हाउस प्रॉपर्टी थी, जो अपनी जयपुर वाली हाउस प्रॉपर्टी थी वो मिस्टर आनंद ने क्या करी थी, मिस्टर आनंद ने जो है गिफ्ट कर दी थी अपने माइनर सन को। माइनर सन को कब गिफ्ट करी थी, देखो जुलाई 2022 में। जुलाई 2002 में, नॉट 22, जुलाई 2002 में। जब उसका बेटा कब था, जब उसका बेटा 10 साल का था। अब मुझे एक बताओ कि भाई उसका बेटा जो है 18 साल का कब हो गया, 18 साल का हो गया जुलाई 2002 में। अगर मैं 10 साल ऐड कर देता हूँ तो कितना होता है, जुलाई 2010। तो उसका बेटा बेसिकली जुलाई 2002 में 10 साल का था। उसका बेटा जो है मेजर कब बन जाएगा, उसका बेटा जो मेजर है वो बन जाएगा जुलाई 2010 में, मेजर बन जाएगा। इतनी कहानी आपको समझ में आई ना। अब मेरी बात बड़े ध्यान से वापस समझना। सितंबर 2022 में क्या होता है, सितंबर 2022 में क्या होता है, ये रहा सितंबर 2022। जो टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर है उसने एक नोटिस ऑफ डिमांड डाला मिस्टर आनंद पे फॉर रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग टैक्स एरियर्स ऑफ 150 लाख। तो जो टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर है वो मिस्टर आनंद को बोलता है कि भाई देखो आपसे जो है हमें क्या करना है, 150 लाख रुपए लेने हैं रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 18-19, मतलब प्रीवियस ईयर क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया 17-18, इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। टीआरओ ने क्या करा, टीआरओ ने बेसिकली दोनों के दोनों हाउसेस को अटैच कर लिया। टीआरओ ने क्या करा, बेसिकली दोनों के दोनों हाउस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, ये कहते हुए कि भाई हमें आपसे जो है 150 लाख रुपए रिकवर करने हैं। अच्छा, जो उसका बेटा था ना, देखो मिस्टर जो बेटा था मिस्टर प्रतीक हैज बीन स्टेइंग इन द हाउस प्रॉपर्टी एट जयपुर विद हिज वाइफ फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। ये जो इसका बेटा था पिछले 4 सालों से अपनी बीवी के साथ जयपुर वाले हाउस में रह रहा था, और अपने फादर से सेपरेट हो चुका है। अपने फादर से क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, अपने फादर से सेपरेट हो चुका है। जो जयपुर में हाउस प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 45 लाख, और जो बेंगलोर में हाउस प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी है 90 लाख। अब ये बोला है कि भाई मिस्टर प्रतीक सीक्स योर एडवाइस ऑन द वैलिडिटी ऑफ एक्शन टेकन बाय द टीआरओ। टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर ने जो जयपुर की हाउस प्रॉपर्टी अटैच कर ली है, बेंगलोर की हाउस प्रॉपर्टी अटैच कर ली है, वो सही है कि नहीं है। तो सीधी सी बात तो ये है, सीधी सी बात ये है कि जो बेंगलोर वाली हाउस प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो किसकी थी, मिस्टर आनंद की ही थी। अच्छा, तो जयपुर वाली हाउस प्रॉपर्टी अटैच करी गई है वो सही है कि नहीं है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आप प्रोविजन समझना। तो देखो प्रोविजन मुझे ये कहता है कि भाई जो मिस्टर आनंद ने अपनी प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करी है वो उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, की प्रॉपर्टी मानी जाएगी अगर जो इनकम टैक्स ड्यूज हैं वो रिलेट करते हैं टू द प्रीवियस ईयर, टू द प्रीवियस ईयर, अप टू द प्रीवियस ईयर जिस साल सन ने क्या करा, 18 की एज अटेन कर ली। मैंने क्या बताया आपको, मिस्टर आनंद ने अपने माइनर को जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी अगर इनकम टैक्स ड्यू जो सरकार आनंद से मांग रही है वो रिलेट करते हैं, वो रिलेट करते हैं अप टू द प्रीवियस ईयर, जिस जिस साल बेसिकली क्या करा, जिस साल जो है आपके बेटे ने मेजोरिटी अटेन कर ली। तो अगर आपके इनकम टैक्स ड्यूज कब से कब तक रिलेट करते हैं, अगर आपके इनकम टैक्स ड्यूज जुलाई 2010 है ना, अगर आपके इनकम टैक्स ड्यूज जो है बेसिकली जुलाई 2010 तक के रिलेट करते हैं तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, इसका मतलब ये माना जाएगा कि जो आपकी प्रॉपर्टी है
वो किसकी है? आनंद की ही है, भले ही आपने माइनस सन को ट्रांसफर कर दी थी। मुझे बताओ कि भाई जो अपने करंट केस है, अपने करंट केस में इनकम टैक्स ड्यूज जो है रिलेट करते हैं 17-18 के, प्रीवियस ईयर कब के हैं? प्रीवियस ईयर 17-18 के हैं। आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी जुलाई 2002 में। अच्छा, मेजोरिटी आपके बेटे ने जो है 18 साल की उम्र कब अटेंड करी? जुलाई 2010 में। और इसके बाद प्रीवियस ईयर 2017-18 के ड्यूज हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर ड्यूज मेजोरिटी अटेंड करने के पहले ईयर्स तक के हैं तो वो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? आनंद की मानी जाएगी। लेकिन जो ड्यूज है इनकम टैक्स ड्यूज, अगर वो मेजोरिटी अटेंड करने के बाद वाले ईयर के हैं तो जो प्रॉपर्टी है तो मिस्टर आनंद की ही नहीं मानी जाएगी। अब प्रोविजन पढ़ लो, देखो क्या दे रखा है। प्रोविजन मुझे ये बताता है कि जो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है अपने माइनर चाइल्ड को, इवन आफ्टर द डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी, भले ही मेजोरिटी उसने अटेंड कर लिए, कंटिन्यू टू बी इंक्लूडेड इन द एसएससी का इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रिकवरिंग एनी अरियर्स ड्यू फ्रॉम द एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड प्रायर टू सच डेट। तो मेजोरिटी अटेंड करने के पहले के अगर इनकम टैक्स ड्यूज हैं तो प्रॉपर्टी किसकी ही मानी जाएगी? आनंद की ही मानी जाएगी। मेजोरिटी अटेंड करने के बाद के अगर इनकम टैक्स ड्यू है तो उस रिस्पेक्ट में हम इस प्रॉपर्टी को जो है आनंद की प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। तो वही अपन ने बताया कि भाई करंट केस में क्या हो रहा है, जो इनकम टैक्स ड्यू है वो प्रीवियस ईयर किसके रिलेटेड करते हैं? प्रीवियस ईयर 17-18 के रिलेट करते हैं, विच इज आफ्टर द डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी बाय द सन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो अब आनंद की नहीं रही, वो किसकी हो गई? अब वो प्रॉपर्टी बेसिकली उसके बेटे की हो गई। देयरफॉर जयपुर की प्रॉपर्टी आप अटैच नहीं कर सकते। हाउएवर इन द प्रेजेंट केस, क्योंकि आनंद आनंद का माइनर सन अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी इन द ईयर 2010 में उसने मेजोरिटी अटेंड कर ली। एक्शन ऑफ टीआरओ इन अटैचिंग द जयपुर का प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। आई होप जो है आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन करेंगे क्वेश्चंस किसके? अपन क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस के। वापस सुन लेना, जिंदगी में नो टेंशन नो ड्रामा, जस्ट से हरे कृष्णा हरे रामा। बाय बाय गाइस।